सोचिए, कदीम शहर दमश्क, एक ऐसा शहर जो एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। और इसी शहर से शुरू होती है एक आम से नानबाई की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसका ईमान हर मुश्किल से, हर आजमाइश से कहीं बड़ा था। चलिए इस दास्तान को सुनते हैं। तो कहानी का मरकज़ क्या है? एक शहर जो अमीरों के लालच की आग में जल रहा था, भूख से तड़प रहा था। और वहाँ बस एक नेकी, हाँ, सिर्फ एक नेकी में इतनी ताकत थी कि वो सब कुछ बदल सकती थी। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से से। ये बाब है एक नेक दिल नानबाई, इदरीस और उसके पक्के उसूलों के बारे में। हालात, आप समझ लें, बहुत ही संगीन थे। पूरे 2 साल से बारिश का एक कतरा नहीं बरसा था। शहर कहत की गिरफ्त में था। और इस सब में जो अमीर सौदागर थे, उन्होंने मुनाफे के लिए सारा अनाज, सारा गल्ला छुपा लिया था। लेकिन एक तंदूर था जो अब भी जल रहा था गरीबों के लिए, और वो था इदरीस का तंदूर। तो देखें, यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था इदरीस, जिसका यकीन था कि रिस्क बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। और दूसरी तरफ था मंसूर, शहर का सबसे बड़ा सौदागर। उसके लिए असल ताकत पैसा जोड़ना था, दौलत इकट्ठी करना था। यानी दो एकदम मुख्तलिफ सोच, दो मुख्तलिफ फलसफे। चलिए अब आते हैं कहानी के इस मोड़ पर जहां इदरीस के ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जरा सोचिए, किसी के घर में अपने भूखे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रोटी हो, और तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दे, एक मुसाफिर जो 3 दिन से भूखा है। इदरीस इसी कश्मकश में था। एक तरफ बच्चों की भूख थी और दूसरी तरफ एक जरूरतमंद की सदा। एक पल के लिए तो उसका दिल हिला, लेकिन फिर उसे अपना यकीन, अपना ईमान याद आ गया। और जब इदरीस ने वो आखिरी रोटी मुसाफिर के हवाले कर दी, तो उस अजनबी ने बस इतना कहा और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये अल्फाज, ये सिर्फ दुआ नहीं थी, ये एक इशारा था कि आसमान से कोई फैसला हो चुका है। इदरीस के इस अमल ने, उस कुर्बानी ने आसमान को हिला दिया था। और अब कहानी एक ऐसा मौजिज़ाती मोड़ लेने वाली थी जो इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देने वाला था। इसी रात, आधी रात का वक्त था। इदरीस की आंख एक अजीब, एक नाकाबिले यकीन खुशबू से खुली। चमेली और ज़ाफ़रान की मिली जुली महक। उसने देखा तो सहन में एक नूरानी मखलूक खड़ी थी। वो रिहा थी, एक जिनजादी जिसे खास नेक लोगों की मदद के लिए भेजा गया था। तो जिनजादी का मतलब क्या है? यानी एक खातून जिन। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये एक ऐसी मखलूक है जिसके पास गैब से मदद करने की ताकत होती है। और रिया का आना असल में इदरीस की सखावत का सिला था, उसका इनाम था। रहिया ने इदरीस के खाली आटे के कनिस्तर को बस छुआ और देखते ही देखते वो बेहतरीन सफ़ेद आटे से लबालब भर गया। उसने इदरीस से कहा कि जब तक वो नेक नियति से भूखों को खिलाता रहेगा, ये कनिस्तर कभी खाली नहीं होगा। यानी देने का अमल जितना खालिस होगा, बरकत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहाँ नेकी होती है वहाँ हसद भी सर उठाता है। इदरीस को मिली ये बरकत, ये मौजिज़ा, सौदागर मंसूर की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा। सोचिए ना, जब पूरा शहर इदरीस की मुफ्त रोटियों से अपना पेट भर रहा था, तो मंसूर का ज़ख़ीरा किया हुआ महंगा अनाज कौन खरीदता? उसका तो सारा कारोबार तबाह हो रहा था। और इस नुकसान ने उसके गुस्से और हसद को एक इंतहाई खतरनाक साजिश में बदल दिया। मंसूर ने इदरीस को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर चाल चली। पहले तो उसने ताकत से कनिस्तर छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने सुल्तान के कान भरने शुरू किए, झूठे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वहाँ भी इदरीस की सच्चाई जीत गई। तो आखिरकार जब कोई चारा न चला, उसने सबसे बुरा, सबसे घिनौना रास्ता अपनाया, काले जादू का। और यहाँ से कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। अब इदरीस को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल आजमाइश का सामना करना था। इस बार मंसूर की साजिश काम कर गई। उसने रात के अंधेरे में चुपके से तंदूर में जहर मिला दिया। अगली सुबह इदरीस की रोटियों से बरकत वाली खुशबू के बजाय एक अजीब सी बदबू आ रही थी, और जिसने भी वो रोटियां खाईं वो बीमार पड़ गया। कल तक जो लोग इदरीस के गुण गा रहे थे, आज वो ही उस पर पत्थर बरसा रहे थे। हुजूम गुस्से में था।
پورے شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ ادریس کا جادو اب الٹا پڑ گیا ہے اور وہی لوگوں کو زہر دے رہا ہے۔ ادریس کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ وہ بالکل اکیلا تھا اور شاید سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی نیکی کا صلہ یہی تھا؟ سزا؟ کیا اس کا یقین، اس کا بھروسہ غلط ثابت ہو گیا تھا؟ لیکن ٹھیک اسی مایوسی کے لمحے میں ریحا اس کی کوٹری میں نمودار ہوئی۔ اس نے ادریس کو تسلی دی اور جادوگر کے کالے جادو کا توڑ کر دیا۔ اس نے ادریس کو یاد دلایا کہ حسد سے کی گئی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی، سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ ریحا نے بتایا کہ زہر کا علاج کہیں اور نہیں بلکہ اسی معجزاتی کنسٹر میں ہی ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد ادریس نے اس کنسٹر سے پانی لے کر تمام بیماروں کو پلایا اور وہ سب پل بھر میں ٹھیک ہو گئے۔ اس نے انہی لوگوں کی جان بچائی جنہوں نے اسے مجرم ٹھہرایا تھا۔ آخرکار سچائی جیت گئی اور کہانی اپنے اختتام پر ایک بہت گہرا سبق چھوڑ جاتی ہے۔ سلطان نے اپنی غلطی پر معافی مانگی اور ادریس کو شاہی نانبائی بننے کی پیشکش کی، لیکن ادریس نے وہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی جگہ محلوں میں نہیں بلکہ انہی غریبوں کی گلیوں میں ہے جن کی خدمت وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے۔ اور منصور، سلطان نے تو اسے قید کروا دیا تھا، لیکن ادریس کی درخواست پر اسے بھی رہا کر دیا گیا۔ منصور نے توبہ کی اور ادریس کا شاگرد بن کر اسی تندور پر خدمت کرنے لگا۔ آخرکار اس نے بھی مان لیا کہ اصل سکون دولت جوڑنے میں نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت میں ہے۔ تو ادریس کی یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ دولت کا اصل پیمانہ ہے کیا؟ وہ چیز جو ہم جمع کرتے ہیں یا وہ جو ہم دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں؟